Welcome aspirants in my channel Sharathi Phematics. Following is the example of ideal black body. निम्न में से आदर्श कृष्णिका का उदाहरण क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लैक बॉडी आदर्श कृष्णिका किसे कहते हैं। कोई भी इस प्रकार की बॉडी जिसपे जितना मर्जी आप रेडिएशन को आप इंसिडेंट करेंगे, ये इसको क्या करेगा, टोटल का टोटल एब्जॉर्ब अगर करता है तो उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब जरूरी नहीं कि ये ब्लैक हो। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है सन, क्योंकि सन पे जितना मर्जी आप रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे वो टोटल का टोटल एब्जॉर्ब करेगा, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन के बेसिस पे जो इसका बेस्ट सोल्यूशन है क्या है, सी। सी में क्या है, पिन होल बॉक्स। ये पिन होल बॉक्स क्या है इसको भी आपको बता दूं मैं। यहाँ पे अगर आपके पास इस तरीके से एक बॉक्स होता है, इसके अंदर एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, तो यहाँ से बाहर से जैसे जितना मर्जी हम रेडिएशन डालते हैं, इस प्रकार से बना होता है कि ये रिफ्लेक्ट होकर फिर इधर, यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, तो टोटल का टोटल अंदर ही क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता जाता है, बाहर कुछ भी वापस नहीं जाता है। तो इसको कहते हैं क्या, पिन होल बॉक्स। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और जब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा है कि लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है। तो इसका आंसर क्या होगा, लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस है किसके द्वारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब लाइट की हमें पता है स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये एक साल में टाइम कितना हो गया, 365 डेज इंटू एक डेज में 24 आवर, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो इन दोनों को मल्टीपल करके जितना आएगा इतना मीटर क्या हो जाएगा, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर किसका डिस्टेंस किसका यूनिट हो गया, ये हो गया दूरी का। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परमानेंट मैग्नेट कैन बी मेड फ्रॉम। परमानेंट जो मैग्नेट है वो किससे बनाए जाते हैं, तो ये बनाते हैं कोबाल्ट से। कॉम्पटन प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। तो कॉम्पटन प्रभाव पहले तो देख लीजिए, कॉम्पटन प्रभाव क्या हुआ। कॉम्पटन प्रभाव का मतलब होता है दो इफेक्ट होते हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट। इसमें जो लाइट का है वो पार्टिकल नेचर काम करता है। एक तो ये आपको याद रखना है, पार्टिकल नेचर। जैसे लाइट के दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। तो कुछ फिनोमेना वेव नेचर के द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं, जैसे इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, इंटरफ्रेंस व्यतिकरण हो गया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विवर्तन हो गया, या पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये होता है वेव नेचर के द्वारा। पार्टिकल नेचर के द्वारा होते हैं हमारे दो, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट में होता क्या है कि हमारे पास कोई रेडिएशन होती है। अच्छा, अब रेडिएशन क्या है, GXUVIMR, ये है रेडिएशन। जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोवेव। तो जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसमें जनरली हम यूज करते हैं एक्सरे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिलिकॉन डायोड। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होता है डी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं जो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इनके क्लियर हो जाते हैं इसके द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन प्रेशर कुकर प्रेशर अप्लाइड इज। प्रेशर कुकर में दाब होता है, तो 1 एटमॉस्फेरिक, 2 एटमॉस्फेरिक, और आपके पास अदर भी इसमें एग्जाम्पल है, ऑप्शन है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है तो देख लीजिए, इसका आंसर होगा 2 एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर क्या हुआ, जो दाब होता है यानी प्रेशर, प्रेशर की जो यूनिट होती है पास्कल या फोर्स पर यूनिट एरिया।
तो फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब प्रेशर इक्वल टू होता है F/A, और यूनिट होगी इसकी पास्कल, या इसको बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर है वो है 2 एटमॉस्फेयर। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यूजिंग ए हाई करंट फ्यूज इन लो करंट अप्लाइड इज वेरी, उच्च धारा फ्यूज में निम्न धारा प्रयोग करना क्या है। तो इसके लिए क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो देख लीजिए, आपके पास जो इसके ऑप्शन है, पहला है सेफ, दूसरा है डेंजरस, तीसरा है नेसेसरी, और जो लास्ट वाला है वो है आपके पास नन ऑफ द अबव। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा वाला हो जाएगा। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, डेंजरस, क्योंकि एक हाई है एक लो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो हो गया सी नहीं बी, डेंजरस। अब जब किसी चालक के वोल्टेज एवं धारा के बीच ग्राफ बनता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसमें आपको क्या देखना है, ये V है, ये I है, और हमें मिल रही है स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन V इक्वल टू IR के लिए होती है, और ये कब वैलिड होता है, ओम्स लॉ अगर इसको सेटिस्फाई करता है, और ओम्स लॉ जो वैलिड होता है वो किसके लिए होता है, लीनियर के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है जिनर डायोड हैज। तो जिनर डायोड क्या होता है, एक ऐसा डायोड जो रिवर्स वाइज में काम करता है, इस तरीके से ऐसा होता है, इस तरीके से काम करता है। तो इसमें एक ही पीएन जंक्शन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 पीएन जंक्शन। नेक्स्ट है जिनर डायोड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका होता है वोल्टेज रेगुलेटर। ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है कि अगर आपने अपने घर में देखा होगा, जैसे पुराने टाइम पे टीवी वगैरह आते थे या फ्रिज होते थे, उनमें क्या होता था कि स्टेबलाइजर आता था, उसी को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। तो उसमें जो यूज होता है वो जिनर डायोड का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि चमगादड़ रास्ते में आने वाले अवरोध के बारे में जान पाते हैं निम्नलिखित में से किन तरंगों को। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा देख लीजिए। हमारे पास 3 प्रकार की वेव्स होती हैं, आपको इसको अल्फ़ाबेटिकली याद करना है। पहला इंफ्रासोनिक, और दूसरा हम कह सकते हैं साउंड वेव जो हम सुनते हैं, और अल्ट्रासोनिक। 3 प्रकार की होती हैं। तो ये इसकी जो रेंज होती है, ये रेंज होती है आपकी 20 हर्ट्ज से नीचे। ठीक है, बेलो 20 हर्ट्ज, इसकी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, जिसमें हम सुनते हैं, और ये अल्ट्रासोनिक इससे ऊपर होती है। तो इसमें जो इंफ्रासोनिक, रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अल्ट्रासोनिक, तो ये वाली वेव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर सो दैट एन इको इज हर्ड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो इको को सुनने के लिए हमारे पास जो सोर्स और रिफ्लेक्टर है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है, आपको इसके ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन इसमें 10 मीटर, दूसरा 17 मीटर, तीसरा 34 मीटर, और लास्ट वाला 50 मीटर। तो इसका आंसर 17 मीटर। इको क्या होता है कि सपोज आपके पास ये स्पीकर है और ये वॉल है, तो यहाँ से एक बार जो साउंड वेव जाती है यहाँ, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगी वापस, तो ये अगेन फिर से इनमें इंटरफ्रेंस होता है, इसी को बोलते हैं इको। तो ये घटना होने के लिए आपके पास इसके बीच और ये जो डिस्टेंस है ये एटलीस्ट 17 मीटर होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, व्हेन साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर द एयर पार्टिकल्स। जब भी साउंड मतलब ध्वनि तरंगें यदि हवा से गुजरती हैं तो हवा के कण क्या होते हैं। तो देख लीजिए, कभी भी कोई वेव चलती है तो हमेशा मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वही वाइब्रेट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो हमारे पास वेव्स होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होती है मैकेनिकल। तो मैकेनिकल के लिए क्या होता है, मैकेनिकल के लिए हमें मीडियम की आवश्यकता होती है और इसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है।
फिर जो मैकेनिकल है ये दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ और ये एक होती है लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य। तो जो साउंड वेव होती है वो होती है अनुदैर्ध्य। इसमें क्या होते हैं, मीडियम के पार्टिकल जैसे ये हैं, तो वेव भी अगर यहाँ चल रही तो मीडियम के पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, वाइब्रेट होते रहेंगे ऐसे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल्स थ्रू, कि जो ध्वनि तरंगे हैं किस में से नहीं गुजरती हैं। तो इसके लिए हमेशा क्या चाहिए, मीडियम होना चाहिए, और सॉलिड मीडियम होता है, लिक्विड मीडियम है, गैस मीडियम है, तो इसमें वैक्यूम मीडियम नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीडियम, निर्वात। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी विच इज नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर, कि निम्न में से कौन सी आवृत्ति मानव के कान के द्वारा नहीं सुनी जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, 5000 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज और 50,000। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं, ठीक है, तो यदि साउंड वेव किसी मीडियम में चलती हैं तो बदलता क्या नहीं है। तो देख लीजिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे लाइट वेव हो या साउंड वेव हो, जब भी मीडियम चेंज होता है तो सिर्फ एक चीज़ नहीं बदलती, वो होती है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो हमारे पास ऑप्शन है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हो। पहला ऑप्शन है कि हैव सिमिलर वेवलेंथ, तो सिमिलर वेवलेंथ वाला तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इस लाइट की जो हमें दिखती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। और जो साउंड वेव है, साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी अभी बताया मैंने 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी ये गिवन है और ये v है ये हमें पता होती है 332 मीटर पर सेकंड। जो साउंड की जो चाल होती है वो एयर में होती है लगभग 332 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इस वैल्यू को डाल के हमें लैम्डा इसका निकाला जा सकता है, जो इसकी तुलना में अलग आता है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा है परावर्तन के नियम का पालन करता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव लाइट नहीं होती है, ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, और साउंड वेव वैक्यूम से नहीं चलती है। तो जो इसका ये दूसरा जो ऑप्शन हो, अगर आपने सुपर 30 अगर मूवी देखी है तो उसमें इस प्रकार का एक बार का सीन होता है। तो जो लाइट जो साउंड वेव है वो हमारे रिफ्लेक्शन के जो रूल है I इक्वल टू R उसका ओबे करते, उसका पालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।